गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो हमारा विषय रहेगा वो पद परिचय रहेगा, ठीक है। अब इस पद परिचय में अभी तक जो हम कर चुके हैं, अभी तक हमने किया है जो अविकारी के अंदर आते हैं। अविकारी में सबसे पहले हमने क्रिया विशेषण किया, क्रिया विशेषण के बाद हमने क्या किया, संबंध बोधक, संबंध बोधक के बाद समुच्चय बोधक, और समुच्चय बोधक के बाद ये क्या नाम है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में मैंने आपको 7 पेज बता दिए। 8वां जो आप लिखोगे वह बोधक, 8वां क्या लिखोगे, वह बोधक। यानी कि वह बोधक में क्या होगा, जिन अविकारी शब्दों से डर या भय का भाव प्रकट होगा उन्हें क्या कहेंगे, वह बोधक अविकारी शब्द कहेंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे बाप रे, इतना इतना लंबा सांप, ये उस दिन भी मैंने आपको बता था ना, तो ये आप लिख लीजिएगा, बाप रे इतना घना अंधेरा या इतना लंबा सांप। अब जो ये शब्द है बाप रे, बाप रे, आवाज नहीं बिल्कुल भी, बाप रे इतना लंबा सांप, ठीक है भाई। आगे आप लिखोगे अरे, अरे रे, अरे रे संभल कर चलना, अरे रे संभल कर चलना। अब इसमें चलना, यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा है, ठीक है। अब इसमें आप लिखोगे आए, आए, आए के बाद आहा, आहा के बाद बचाओ, बचाओ, ठीक है भाई। अब इसके बाद जो अंतिम है, अंतिम वेद हमारा कौन सा है, अंतिम वेद कौन सा है, संबंध बोधक अविकारी शब्द। अंतिम क्या लिखोगे आप, संबोधन, देखिए संबोधन 9वां, संबोधन बोधक। अंतिम लिखिए संबोधन बोधक, ठीक है। इसके 9 भेद हो गए। पहला कौन सा है, अंशबोधक। दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, स्वबोधक, ठीक है। इसके बाद तीसरा कौन सा होगा, तीसरे बोधक। चौथा स्वीकृति बोधक। पांचवा, पांचवा कौन सा हो गया, कौन सा, तिरस्कार बोधक। छठा कौन सा हो गया, आशीर्वाद बोधक। सातवां कौन सा हो गया, चेतावनी। और आठवां क्या हो गया, भय बोधक। और 9वां कौन सा हो गया, संबंध। अब जिन अविकारी शब्दों से किसी को बुलाने, पुकारने या संबोधन करने का भाव प्रकट होगा, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, संबोधन। जो ऐसे शब्द आएंगे वो किसके अंदर आएंगे, संबोधन बोधक अविकारी के अंदर, ठीक है। जैसे हे भगवान मेरी मति मारी है, हे भगवान, ठीक है, हे भगवान। अब किसको संबोधित किया हमने, भगवान को, ठीक है। आगे मेरी मति मारी हुई या मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, ठीक है भाई। हे भगवान मेरी सहायता करो। दूसरा आप इसमें उदाहरण देखोगे, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब आपका रुमाल गिर गया है,
अरे भाई साहब आपका रुमाल गिर गया, या अरे भाई साहब जरा इधर हो गए, थोड़ी सी जगह देना। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं ना जब किसी को हम पुकारते हैं। ठीक है, तो इसमें आप बाकी जो शब्द लिखोगे, अजी सुनिए, अजी सुनिए। ठीक है, इसमें आप बाकी जो शब्द लिखोगे अजी सुनिए, इसके बाद आप लिखिए ए मित्र, ए मित्र। ठीक है, फिर आप लिखोगे अजी, अब आप लिखोगे अजी, पिटाई भी हो जाएगी अच्छे से, ध्यान रखना। नहीं समझ आया तो आगे आ जाइए, नहीं दिखाई देता तो आगे आ जाइए। 2-3 बार बोल चुके आप। आगे सुनो, इसके बाद लिखोगे सुनो। ठीक है, सुनो के बाद लिखोगे ओ। इसके बाद आप लिखिए अरे, अरे, और इसके बाद लिखेंगे ए। ठीक है, ये इस प्रकार के जो शब्द हैं ये किस में प्रयोग होंगे, ये होंगे संबोधन, संबोधन बोधक अविकारी। ठीक है, अविकारी के अंदर। अब जो इसमें अंतिम रहता हमारा, अंतिम है निपात। अंतिम क्या है? निपात। अब निपात में, निपात की क्या परिभाषा बताई थी मैंने, आप में से कोई बताएगा? कोई भी विशेष शब्द है, वाक्य में कोई भी विशेष शब्द है, जो 5वां भेद हमारा वो है निपात। क्या है? निपात। हाँ जी, बताना आदित्य आप। ठीक है, देखिए निपात का मतलब है वाक्य में कोई विशेष शब्द है और उस विशेष शब्द के बाद जो अन्य अविकारी शब्द लगा दिया है। ठीक है, उस अविकारी शब्द के लगने के बाद उस वाक्य में और भी ज्यादा बल दिया जाएगा, और ज्यादा ताकत बढ़ने का, बल देने का जो काम किया जाएगा किन से? अविकारी शब्दों से। उन्हें हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। जैसे एक तो ये वाक्य है, इस काम, ये अदिति काम करेगी, एक तो ये बोल दे अदिति काम करेगी, और एक ये बोले अदिति ही काम करेगी, यह काम अदिति ही करेगी। और होगी, ताकत होगी, यानी कि ये जो काम करेगी ये सिर्फ कौन करेगी? अदिति ही करेगी। अदिति के सिवाय और कोई करेगा ही नहीं। ही आ गया ना, तो इसमें क्या होगा? ही, भी, तक, मात्र, इस तरह के जो शब्द आएंगे वो क्या होंगे? वो निपात के अंदर आएंगे। आप लिखिए, मान लीजिए एक तो ये बोले तनु घर जाएगी या अमन घर जाएगा, एक तो ये बोलते हैं, एक वाक्य तो ये है तनु घर जाएगी। ठीक है, एक ये बोले कि तनु भी घर जाएगी, तनु भी घर जाएगी। भी आ गया ना, भी आ गया ना। फिर आगे है, मान लो छवि पढ़ाई करेगी, छवि पढ़ाई करेगी, और एक ये बोलते हैं कि छवि ही पढ़ाई करेगी। पढ़ाई सिर्फ कौन करेगी? छवि। बाकी मस्ती करे या न करे, पढ़ाई सिर्फ किसको करनी है? छवि को करनी है। अब इसमें आप लिखिए, जो ये शब्द लिखोगे आप, इसमें जो अविकारी शब्द है बी, ई, तक, मात्र, ये लिखते जाइए आप। मात्र, बर, ठीक है, केवल, मात्र का अर्थ वही होता है। ठीक है, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। और
हाँ जी, नहीं जी, ये भी आप इसमें जो अन्य जो शब्द आएंगे और भी वो भी आपको लिखवाए जाएंगे। तो अभी सिर्फ ज्यादातर जो वाक्य में प्रयोग होते हैं ना, ज्यादातर पेपर में अगर रेखांकित पद के रूप में मिलेंगे, निपात से अगर आते हैं तो यही आते हैं, बी ई तक मात्र वर। ठीक है, अब मैंने आपको उदाहरण भी बताए हैं और भी लिखिए। मान लीजिए ये है, तुम्हें पत्र भर लिखना है, तुम्हें तुम्हें पत्र भर लिखना है, लिखना है, तुम्हें पत्र लिखना है, यानी कि सिर्फ जो पत्र लिखेंगे आप ही लिखोगे। ठीक है, समझ आई? तो इसमें बी ही तक मात्र बर, इन शब्दों का प्रयोग होगा निपात में। और ये जो शब्द है अविकारी शब्द, ये किसी भी विशेष शब्द के बाद लगकर वाक्य में बल देने का जो काम करेंगे, वो जो बल देने का काम किया जाएगा किसके द्वारा किया जाएगा? इन शब्दों के द्वारा किया जाएगा। समझ आई बात? ये जो अविकारी शब्द के रूप में आए ना, इनके द्वारा बल देने का काम किया जाएगा वाक्य में। जान डालने का और भी जान भरने का, भरने की जो कोशिश की जाएगी इनके द्वारा की जाएगी। समझ आया? अब ये पत्र है, विशेष शब्द पत्र है इसमें। अब इस विशेष शब्द के बाद बर आ गया। अब इस बर शब्द ने क्या कर दिया? इस विशेष शब्द की अहमियत को और भी ज्यादा, इसकी वैल्यू को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। जैसे हम आईपीएल मैच में देखते हैं, आईपीएल मैच में हार्दिक पांड्या 15 करोड़ में अपनी बार सबसे महंगे खिलाड़ी हार्दिक पांड्या रहे, सबसे महंगे खिलाड़ी, उसकी उनकी वैल्यू बढ़ गई। पीछे जो लास्ट ईयर आईपीएल था उसमें वो 7 करोड़ में खरीदे गए, मुंबई इंडियंस ने 7 करोड़ में खरीदा, अब की बार उसको 12 करोड़ में खरीद लिया। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, यानी कि और ज्यादा बड़ा हो गया। तो ऐसे ही ये जो विशेष शब्द है, विशेष, ठीक है, इसके बाद जब ये अविकारी शब्द आएंगे तो ये इसका काम करेंगे, निपात का काम। समझ आए? अब मैंने आपको एक एग्जांपल लिख दिया आपके सामने, ये आपके समाप्त हो गए। जो पद परिचय है, पद परिचय आपके समाप्त हो गए। अब मैंने आपको एक एग्जांपल लिख दिया, उस एग्जांपल का पूरे में जो रेखांकित मिलेंगे आपको, ये सभी के सभी रेखांकित पद मिलेंगे, आपको उनका पद परिचय बताना होगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है या तेज भागता है, काला घोड़ा, काला घोड़ा तेज भागता है, तेज भागता है। अब आप क्या करोगे? ये भी सभी के सभी चारों के चारों जो पद हैं ये क्या है? रेखांकित है। इनका पद परिचय क्या बनेगा? काला, काला का क्या बन जाएगा? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण हो गया। एक का पहले पूरा बताओ, एक का ये नहीं कि घोड़ा, एक में आपने विशेषण बता दिया और दूसरे में फिर आपने क्या नाम दूसरे का बताना शुरू कर दिया। आप क्या करो, इसमें ये गुणवाचक विशेषण हो गया, फिर इसके बाद क्या लिखोगे? इसमें इसका लिंग बताओगे तो क्या पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। ठीक है, और पुल्लिंग में मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो अनुस्वार बिंदु है ना, इस अनुस्वार के, ये अनुस्वार बिंदु के ऊपर जो ये मात्रा हमारी छोटी की मात्रा ये थोड़ी ऊपर रहेगी, और जो अर्धलय है ना, अर्धलय के ऊपर ही ये अनुस्वार बिंदु आएंगे। अधिकतर जो हम इसको प्रयोग करते हैं, ये जो खड़ी पाई है, ठीक है, जो हमारा इस संपूर्ण रूप में है, पूरे रूप में है, इसके ऊपर प्रयोग करते हैं। ये गलत है, ये गलत है। अर्थ पे आएगी जहां पे खड़ी पाई नहीं है। समझ आई बात? एक वचन हो गया, एक वचन के रूप में हो गया, और मूल कर्ता हो गया, मूल कर्ता। आप क्या कीजिए, या तो आप ये लिखोगे
मूल करता है, या जो मेन सब्जेक्ट है ये कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है, या कर्म के रूप में, यानी कि जिस भी पद का परिचय बताना है उसका हमें जो रिलेशन है, जो संबंध है, वाक्य में जो अन्य पद है ना, वाक्य में अन्य पद आए हैं उनके साथ उसका क्या संबंध है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बता दिया, गुणवाचक विशेषण एक वचन पुल्लिंग, और घोड़ा क्या है, घोड़ा विशेष्य है। घोड़ा क्या है, विशेष्य है। घोड़ा क्या हो जाएगा, विशेष्य है। ये चीज अगर आपको पता है, पर विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, ये चीजें आपको पता है तो आप बता पाओगे, वरना आप सिर्फ ये चीजें लिख लीजिएगा। गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, मूल कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये चार बातें आपको लिखनी हो, समझ आए बात। अब आप इसका घोड़ा का क्या बताओगे, घोड़ा का पद परिचय बताना। घोड़ा का पद परिचय क्या बनेगा, जातिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक हो गया, जातिवाचक संज्ञा। आगे एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन हो गया, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग हो गया। और क्या बताओगे इसमें, जो घोड़ा है, घोड़ा ये, और क्या बताओगे, जो भागना क्रिया नहीं है, ये भागना जो घोड़ा है इसका किसके साथ संबंध है, क्रिया के साथ संबंध है, भागता है। ठीक है, समझ आई बात। ये चार बातें इसमें आप लिख दोगे। ठीक है, अब तेज है, तेज, तेज क्या है, अब ये थोड़ी सी पहचान हमें देखनी है। बार हम क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं, इधर तो क्रिया है और क्रिया से पहले अगर कोई उसकी विशेषता बताता है, ठीक है, यानी कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ये क्या, इसको तेज को कुछ बच्चे क्या करेंगे, तेज को क्या लिख देते हैं, गुणवाचक विशेषण में लेके जाते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण में, लेकिन यहाँ पर ये जो मुख्य क्रिया के रूप में है हमारी एक ही क्रिया है, भागना, और क्या नाम है, इससे पहले तेज आ रहा है, ये इस क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, इस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ये तेज क्या जाएगा, ये जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। यानी कि रीतिवाचक कैसे प्रयोग हुई, क्योंकि इसमें क्रिया के होने के ढंग तरीके के बारे में बताया कि जो क्रिया हुई है वो इस तरीके से हुई है, इस ढंग से हुई है। ठीक है, अगर जो यहाँ पे समय के बारे में होता, कल, परसों, आज, सुबह, दोपहर, शाम को, ठीक है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, तो क्या हो जाती है, कालवाचक क्रिया विशेषण। समझ आई बात। ठीक है भाई, अब इसमें भागता है, भागता है, ये जो तेज है, तेज का पद परिचय क्या बता दिया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, भागता है क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। किसकी विशेषता प्रकट करता है, ये क्रिया की विशेषता। आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, दो बातें लिख दी, एक तो ये किसका भेद है, क्रिया विशेषण का, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और आपको ये पता है कि ये अविकारी है। ठीक है, आपने क्या बता दिया, अविकारी में ये क्रिया विशेषण है, आपने बता दिया कि ये क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। सीधी सी बात है, ये तो साफ स्पष्ट रूप में दिखाई देता है कि ये किसकी विशेषता बताने लग रहा है, क्रिया की। जो तेज शब्द है ये क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, ये बातें लिख दिया आपने। अब भागता है, भागता है ये अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, ये कंफ्यूजन की बात है। जो सबसे बड़ी समस्या हमारे समक्ष आएगी ये आएगी, काला घोड़ा तेज भागता है, ये तो ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस पूरे वाक्य में आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि इसमें कहीं पर ऑब्जेक्ट क्रिया काम करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है या नहीं पड़ी है, कहीं पर इसमें कर्म है या नहीं है।
है तो नहीं। अगर जो यहाँ पर होता है काला घोड़ा मैदान में तेज दौड़ता है, तेज भागता है, काला घोड़ा सड़क पर तेज भागता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता, और ऑब्जेक्ट मिल जाता तो सकर्मक हो जाती, लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये अकर्मक क्रिया में जाएगी, किसमें जाएगी ये अकर्मक क्रिया। और भागता ता ते ती, ये आपको पहचान का पता होना चाहिए, ता है ते है ती है। अगर आपको वाच्य के अनुसार आपको पता है कि ये जो वाक्य है ये वाक्य किस वाच्य में जाता है, कर्तृवाच्य में, सीधी सी बात है कर्तृवाच्य में है, तो आप क्या लिखोगे इसमें कर्तृवाच्य है, ठीक है। अब आपको ये पता है ता ते ती ये तो किस में प्रयोग होता है, किस काल में प्रयोग होता है, अंग्रेजी के अनुसार चले तो सामान्य वर्तमान काल में। अगर आपको ये पता है कि सामान्य वर्तमान काल में है या अपूर्ण वर्तमान काल में है, ठीक है, या संदिग्ध वर्तमान काल में है, आपको ये बात पता है तो आप पूरा उसके बारे में पूरी बात लिखिए, ठीक है। अगर आपको इतना पता है कि ये वर्तमान काल में या भूतकाल में है या भविष्य में, तो सिर्फ वो बातें लिखिए। अब ताते की तो हिंदी में पहचान है, अंग्रेजी में क्या है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और अपूर्ण वर्तमान में आईएनजी लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। हिंदी में क्या पहचान होगी, रहा है, रहे हैं, रही है, ये पहचान होगी। और उसमें फिर हम आगे जाएंगे, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये चीजें करेंगे। अब तीन बातें बता दी इसमें आपको, ये जो टेंस भी बताओगे, काल भी बताओगे, इसमें काल भी बताओगे किस काल में है, कौन से काल, ये तो स्पष्ट दिखाई देता है। अगर यहाँ था है, था लिखा होता तो भूतकाल में जाते, ठीक है, समझ आई बात। ये तो किस में है, वर्तमान काल में है। आपने क्या तीन बातें कौन कौन सी बताई अभी तक, एक तो अकर्मक क्रिया हो गई, कर्तृवाच्य हो गया, और तीसरी बात क्या बताई वर्तमान काल हो गया, कौन सा काल है सामान्य वर्तमान काल। चौथी बात क्या बताई आपने, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है, और जो अंतिम है घोड़ाकर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये पता है। अगर आपको ये पता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि इसका मूल रूप क्या है, इस क्रिया का, इस क्रिया का जो क्रिया प्रयोग हुई है ना, अगर उसके मूल रूप का पता है, भागना भागता है ये किससे बढ़ता है, इसका मूल रूप क्या है, बाघ है, बग है, डोर है, पट है, लिख है, क्या है क्या नहीं है। जैसे लिखता है, लिखना, लिखना तो लिख होगी, लिख धातु होगी, पढ़ना पठ धातु होगी। ऐसे ही अगर उसके मूल रूप का हमें पता है तो एक बात वो भी आप लिख दीजिएगा, बस एक बात आप वो भी लिखोगे इसमें, ठीक है, उसके क्रिया के मूल रूप के बारे में अगर आपको पता है तो वो भी आप लिख दीजिए। तो 5-6 बातें हो गई आपकी, समझ आए बात। इस तरीके से हमें क्या बताना है, पद परिचय बताना है। अब इसको पूरे के पूरे को जो अभी तक हमने किया है पद परिचय, उसका एक बार से पुनः उसे दोहरा लेते हैं, पूरे को पुनः दोहराएंगे और पुनः में एक बार पूरी पूरी इसकी एक तरह से समरी हमें फिर से याद आ जाएगी कि इसके अंदर ये आया है और इसके अंदर ये आएगा, ये इसका वेद है, ठीक है। अदिति आइए आप बताइए पूरे के, ठीक है, अदिति आपको बताएगी इसकी पूरी समरी बताएगी, पूरी समरी बताएगी इसकी, ठीक है, पद परिचय की इसकी परिभाषा भी, चलिए ठीक है, इसकी परिभाषा भी पद परिचय की, ठीक है, और ये सब याद होते जाओ। क्या पहले तो हमें पद परिचय का मतलब ही पता होना चाहिए, क्योंकि पद परिचय का हमें सबसे पहले मतलब ही नहीं पता होता। सबसे पहले इसका मतलब पद का मतलब क्या होता है,
पद का मतलब होता है कि जो भी शब्द, अगर हम किसी भी शब्द को, किसी भी तरीके के शब्द को अगर हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो शब्द नहीं रहता, वो शब्द क्या कहलाता है? पद। किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग होना पद कहलाता है। परिचय का मतलब होता है किसी के बारे में बताना, किसी के बारे में बताना। तो जो ये पद परिचय है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें पदों के बारे में बताया जाता है। पद, जो भी हम वाक्य में शब्द प्रयोग करेंगे वो क्या है, किस रूप में उसको बताया गया है, क्या वो उसमें किसका कार्य कर रहा है, उसी का बोध कराना पद परिचय कहलाता है। ठीक है भाई, पद परिचय को अब हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक हो गया विकारी और एक हो गया अविकारी। अविकारी का दूसरा नाम भी हो गया अव्यय। विकारी, विकारी मतलब जिसके भी ऊपर काल का या फिर लिंग वगैरह का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, वो जो होता है विकारी, विकारी शब्द कहलाता है। जैसे कि अगर काल आ गया तो वो अपने आप को उस काल के अकॉर्डिंग, लिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है, तो वो जो होते हैं वो होते हैं विकारी शब्द। और अविकारी जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ऐसे के ऐसे ही वाक्य में किसी भी पैराग्राफ में या फिर वाक्य में उनका रूप सेम एज इट इज ही रहता है, वो होते हैं अविकारी शब्द या फिर अव्यय। अब हम विकारी के भेद देख लेते हैं। उसका विकारी का पहला भेद हो गया संज्ञा। संज्ञा मतलब कोई भी, किसी का भी नाम। तो जो भी संज्ञा होती है वो कभी भी किसी भी वाक्य में अपना रूप नहीं बदलती। संज्ञा के आगे 3 भेद होते हैं। पहला हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा हो गया जातिवाचक, तीसरा हो गया भाववाचक। व्यक्तिवाचक होता है किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति या फिर किसी भी स्थान का नाम, उसको हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक। जैसे किसी का भी नाम, जैसे कोई भी राम, श्याम, कुछ भी, ये सब होते हैं व्यक्तिवाचक, यानी कि वो एक स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में हमें बोध कराते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो जो इसमें राम है वो सिर्फ अपने बारे में बोध करा रहा है उस वाक्य में, उसको हम व्यक्तिवाचक बोलेंगे। वो किसी भी जाति या किसी और के बारे में नहीं बता रहा, वो सिर्फ अपने बारे में बता रहा है, खुद के बारे में बता रहा है, उसको हम व्यक्तिवाचक बोलेंगे। जातिवाचक होता है वो सिर्फ एक अकेले किसी इंसान के बारे में या किसी स्थान के बारे में नहीं बताते। जातिवाचक में होता है वो पूरी जाति के बारे में बताएंगे। जैसे लड़की, अब लड़की कोई भी हो सकती है, कोई भी लड़की हो सकती है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, तो वो लड़की जो होती है वो अपनी पूरी जाति का भेद के बारे में बोध कराती है। वो किसी भी स्पेसिफिक लड़की के बारे में नहीं बताएगी। जो वो लड़की, लड़का या कोई भी ट्रेन या फिर कोई भी जगह, मान लो जगह कोई, तो जो पूरा समूह के बारे में जो भी बताएगा, जो भी पूरी अपनी जाति के बारे में बताएंगे, वो सब जाएंगे जातिवाचक में। आगे जातिवाचक के 2 भेद आ जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक होता है किसी के भी ग्रुप के बारे में बताना। कोई भी अगर अपने एक कम्युनिटी या फिर ग्रुप, जो उनका समूह होता है, उसके बारे में जो भी शब्द हमें बोध कराएगा वो जाएगा समूहवाचक, समूहबोधक, जातिवाचक, विकारी शब्द संज्ञा में। तो और ये हो गया समूहवाचक। और द्रव्यवाचक हम बोलेंगे किसी भी पदार्थ, कोई भी सोना, चांदी, पानी, जो भी आएगा, ये कोई भी पदार्थ आएंगे वो सारे जाएंगे द्रव्यवाचक में। उसके बाद भाववाचक आ जाता है। भाववाचक किसी के भी भाव, फीलिंग्स जो भी होती हैं वो सारे जाएंगे भाववाचक में। ठीक है भाई, जैसा कि आपको अदिति ने बताया है पद परिचय के बारे में, तो क्या है पद परिचय? स्टार्टिंग से देखिएगा, इसको 3 नामों से जाना जाता है। पद विन्यास के नाम से भी जानते हैं, पद विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं, वाक्य विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पद क्या है? पद से मतलब है कि देखिए, शुरुआत में किसका निर्माण होता है?
शुरुआत में होता है वर्णों, वर्णों से शब्द बनते हैं और जब उन शब्दों को व्याकरण के नियमों से बांध देते हैं, जो हमारे ग्रामर के जो रूल है, व्याकरण के जो नियम है, व्याकरणिक नियमों से वो शब्दों का जब बांध कर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो किसका रूप धारण कर लेते हैं? पद का। वो किसका रूप धारण कर लेते हैं? पद का। अब वो पद क्या है, उसका जो परिचय बताना हमें, जैसे हम कहीं पर अपना इंटरव्यू देखते हैं, मान लीजिए कोई आपसे पूछता है आपका क्या नाम है, आप अपने बारे में बताइए। जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो पूरा विवरण देते हैं ना अपना, मेरा नाम मोहन है, सोहन है, और मैंने ये मेरी जो एजुकेशन में पीएचडी है, ठीक है, हिंदी में मैंने पीएचडी की है और इस पर मैंने शोध कार्य किया है, ठीक है, इस तरीके से, और ये मेरे पिताजी का नाम है, ठीक है, और इस गांव का मैं रहने वाला, इस शहर का रहने वाला हूँ। समझ आए? ये पूरा विवरण देते हैं हम। तो जैसे हम अपना खुद का पूरा विवरण देते हैं ना, पूरी डिटेल देते हैं, वैसे ही जो रेखांकित पद आया है ना वाक्य में, उसका भी पूरा विवरण दिया जाएगा। वो पूरे विवरण से मतलब है कि वो लिंग है, वचन है, काल है, कारक है, वो क्या है क्या नहीं, ये पूरा विवरण उसका जब हम बताएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पद परिचय। समझ आए बात? पुनरावृत्ति की जा रही है इसकी, ठीक है। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया, राम स्कूल में जाता है। अब राम शब्द है, राम, अब राम का परिचय देंगे तो ये जो पद परिचय बताया जाएगा, ये दो तरीके से बताया जाएगा। इस पद परिचय को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक विकारी और दूसरा अविकारी। जो ये चीज हमें समझ आई विकारी और अविकारी की, इसी से हम अच्छे से पद परिचय बता सकते हैं, ठीक है। अब जैसे राम है, आपको पता है कि राम क्या है? संजय शब्द है, आपने लिख दिया राम संजय शब्द है, ठीक है। पुल्लिंग है, मूल कर्ता के रूप में एक वचन है। चार बातें आपने बता दी, या क्रिया के साथ इसका संबंध, ठीक है। पढ़ना क्रिया है और राम क्या है? मूल कर्ता के रूप में। ये चार पांच बातें आपने बता दी इसमें। फिर अब मान लो स्कूल है, स्कूल में जाता है। अब उस दिन भी मैंने बताया था आपको, स्कूल है, नदी है, अगर उनके आगे नाम लिख दिया गया, नाम दर्शाया गया, डे सेंचुरी स्कूल, गंगा नदी, कावेरी नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी, अगर नाम दर्शाया गया तो वो जातिवाचक न होकर क्या रह जाएगी? व्यक्तिवाचक, ठीक है। वरना वो किसका बोध कराती है? संपूर्ण जाति का बोध कराती है। इतनी बात समझ आई है, ठीक है। अब विकारी और अविकारी में क्या अंतर है? विकारी क्या होते हैं? जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है उन्हें विकारी कहते हैं, ठीक है। जैसे लड़का से लड़के, तू से तुम, तुम्हारा, मैं से मेरा, मुझे, मुझको, चेंज हो गया ना। जैसे हम ये करते हैं, कुर्सी से कुर्सियां, परिवर्तन हो गया। लेकिन अविकारी में लिंग वचन काल कारक के अनुसार नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अविकारी कहेंगे। अब इसमें जैसे इसलिए, किंतु, परंतु, अथवा, या, फिर, ही, भी, तक, ये जितने भी हम कर चुके हैं, ठीक है, चाहे वो क्रिया विशेषण में आते हो, चाहे फिर वो संबंध बोधक में आते हो, या फिर वो समुच्चय बोधक में आए, या निपात में आए, या विस्मय में आए, ये जो शब्द आएंगे ये सभी के सभी किसमें आएंगे? अविकारी, ठीक है। अब विकारी को चार भागों में विभाजित कर दिया। पहला संजय शब्द, दूसरा सर्वनाम शब्द, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। अब संजय के कितने भेद है? जैसा कि अदिति ने आपको बताया, संजय के कितने भेद है? परिभाषा पंजाब भाग, ठीक है। संजय के तीन भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। अब जातिवाचक के कितने भेद है? दो, एक द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। ऐसे ही सर्वनाम के कितने भेद है? सर्व, सर्व का मतलब है सभी,
सभी नामों के बारे में बताना। ठीक है, 6 भेद हैं। पहला कितना कौन सा है? पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। छठा क्या है? निजवाचक। पुरुषवाचक को भी कितने भागों में विभाजित कर दिया? 3 में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर विशेषण की बात आती है। विशेषण में आप क्या है? विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद है विशेषण के? 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। चौथा कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण में मैंने आपको उस दिन भी बताया था, सार्वनामिक में क्या करेंगे? वो संकेत करेंगे, यानी कि जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्दों से पहले सर्वनाम शब्द मिलेंगे और वो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु की ओर, व्यक्ति की ओर, स्थान की ओर या पदार्थ की ओर क्या करते होंगे? संकेत करते होंगे। वह गाड़ी मेरी है, वह गाड़ी मेरी है। गाड़ी जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा शब्द है, पूरी जाति का बोध कराता है, जातिवाचक शब्द है। ठीक है, तो इससे पहले एक सर्वनाम शब्द आ गया, वह है। ठीक है, ये जो वह शब्द आया, ये क्या कर देगा? ये संकेत करेगा, संकेत करता है, तो ये सार्वनामिक हो गया। अब इसमें भी जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। जो परिमाण है उसमें भी वो 2 तरह के होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। अब बात आती है क्रिया की। क्रिया में क्या है? क्रियाक्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? वो एक असमान और दूसरा समान। रचना या परिणाम के आधार पर क्रिया किसी पुस्तक में 5 प्रकार की किसी में 7 मिलेगी। मैंने आपको 7 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तीसरे प्रकार को बताएंगे। ठीक है, जैसे सामान्य क्रिया राम आया, राम पुस्तक पे पढ़ता है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। सामान्य में क्या होगा? एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, सामान्य क्रिया में एक ही क्रिया का प्रयोग होगा। जिधर वाक्य में एक क्रिया होगी वहां पर कौन सी क्रिया मिलेगी? सामान्य क्रिया। फिर दूसरी संयुक्त, राम खाना खा चुका है या पढ़ रहा, मान लीजिए इसमें क्या नाम है? संयुक्त में क्या होगा? 2 क्रिया मिलेगी। संयुक्त में क्या मिलेगी? 2 क्रिया मिलेगी। फिर तीसरा जो भेद है वो क्या है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु जो क्रियाएं किन से बनती होंगी? संज्ञा शब्दों से या सर्वनाम शब्दों से या फिर विशेषण शब्दों से। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, मैं से मम्मी आना। ठीक है, समझ आई? और फिर पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? कि जो मुख्य क्रिया होती है उस मुख्य क्रिया से पहले कोई जो अन्य क्रिया आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। इसमें 2 बातें बताई थी मैंने। इसमें क्या मिलेगा आपको? या तो कर मिलेगा या करके मिलेगा। वह काम करके सो गया, वह काम करके सो गया, वह पढ़कर सो गया। सोना मूल क्रिया है और उस मूल क्रिया से पहले कौन सी क्रिया आई? पढ़ना। तो वो जो पढ़ना है उसके साथ क्या मिलना है? कर। इसकी सिंपल पहचान है, या तो कर मिलेगा या करके मिलेगा। पढ़कर ऐसे मिलेंगे, पढ़कर, सोकर, करके। ठीक है, इस प्रकार से क्रियाएं मिलेंगी। ठीक है, ये कौन सी क्रिया होगी? हमारी पूर्वकालिक क्रिया। फिर है रंजक या सहायक क्रिया। रंजक या सहायक क्रिया। 5वीं जो मैंने आपको बताई थी, सहायक क्रिया, जिसको हम अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब, जैसे है, गा, गे, गी, ये जो आएंगे हमारे, इन्हें हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया के रूप में लेकर चलते हैं। ठीक है, और रंजक का मतलब क्या होता है? रंग बढ़ने का काम किया जाए। ठीक है, अब मान लीजिए कोई वाक्य है, राम स्कूल में जाता है नहीं लिखेंगे,
हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये जो वाक्य है, वाक्य की जो सुंदरता है वो क्या है, इसके बजाय लुप्त है, खत्म है, समाप्त है। ठीक है, राम स्कूल में जाता, अधूरा सा, अधूरा रह गया ना, अधूरा रह गया ना। मानो अंग्रेजी में इज एंड आर का प्रयोग नहीं करें और बाकी सभी यूज कर दे, सब्जेक्ट भी यूज कर दे, वर्ब भी यूज कर दे और क्या नाम है ऑब्जेक्ट भी यूज कर दे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यूज ना करें